गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम बायोलॉजी का 5th चैप्टर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो भी हमारे गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं और इनका क्या रेशो होता है, ये क्यों होते हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पेरेंट पीढ़ी है, पेरेंट जनरेशन है, वहां से जो भी बॉडी स्ट्रक्चर या उसके मेंटली फिजिकली जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी एलेल्स होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, उनका जो मीडियम है ट्रांसफर होने का कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, है ना। जेनेटिक्स इज द साइंस that explain the basic and mechanism of heredity and evolution. According to the early workers of the science, certain factors and genes and their mutual interaction is responsible for the presence of a particular character in a phenotype. Landmark discoveries in the field of cytology, biochemistry and molecular biology have provided us with numerous support and evidences for how the genetic information for inheritance of characters is transferred from one generation to other. Some important pioneer discoveries in this direction are, जो इस फील्ड में जो डिस्कवरीज हो चुकी हैं, किस किस वैज्ञानिक ने कौन सी डिस्कवरी की है, वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे वो जेनेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पर्म कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल, ये बोला था अर्नेस्ट हैकल ने। इसका मतलब है जो स्पर्म होता है उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में न्यूक्लिक मटेरियल मौजूद होता है। दूसरा देखिए, न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी। दिस वाज कंक्लूडेड बाय हर्टविग एज ए ऑब्जर्व्ड एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इन सी अर्चिन। लेटर ही confirmed the importance of nucleus in heredity and said that hereditary material is present in the chromatin of nucleus। देखो, हर्टविग ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो न्यूक्लियस होता है, मतलब जो कोशिका का जो केंद्र होता है, वो हेरिडिटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन्होंने सबसे पहले ये जो है न्यूक्लियस है, इसको सर्च किया था सी अर्चिन में। जो समुद्री अर्चिन होती है, समुद्री एक तरह से काई होती है समुद्र में, जो पानी के ऊपर जो काई लगी होती है उसको बोलते हैं सी अर्चिन। उसके अंदर इस चीज को सर्च किया था। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट है, ग्रेगोर जोहान मेंडल वाज द पायनियर ऑफ जेनेटिक्स हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट टू स्टडी द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। मतलब ग्रेगोर जोहान मेंडल थे, वो एक तरह से जेनेटिक्स के फादर थे। तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता दिया था कि यहाँ पर कोई कोई चीज ऐसी होती है जो एक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का काम करती है। लेटर दिस फाइंडिंग वर कॉल्ड मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने जो नियम दिए थे, इनको बाद में मेंडल के एक तरह से वंशागति के नियम के नाम से इनको दिया गया था। बेटसन आल्सो सपोर्ट मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। तो जो आनुवंशिकता के जो सिद्धांत है, इनको बाद में जो बेटसन है उसने इसी का समर्थन किया था। मतलब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे जो वही रिजल्ट निकल कर आए थे। अब स्ट्रॉसबर्गर क्या बोल रहे हैं? स्ट्रॉसबर्गर डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स एंड प्रपोज्ड न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने जो क्रोमोसोम है उनकी खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, और न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इन्होंने दी थी, न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी। नेक्स्ट, later chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Sutton, who also said that Mendelian factors of heredity, that is genes, were located on the chromosomes
दिस डिस्कवरी रिलेटेड साइटोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो ये जो खोज थी वो साइटोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड थी, मतलब कोशिका का जो सिद्धांत था उससे संबंधित ही ये एक तरह से थ्योरी थी। तो यहाँ पर देखो ये थ्योरी क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो कोशिका है उसके बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, मतलब उसका केंद्रक होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आप जानते हो डीएनए और आरएनए होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए आरएनए होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है क्रोमोसोम्स, मतलब गुणसूत्र, और हर एक गुणसूत्र के ऊपर बड़ी संख्या में जीन्स होते हैं, और ये जीन क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, मतलब पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल वो ही ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो ये सब कुछ। नेक्स्ट है मॉर्गन ने क्या बताया था, इसी बारे में बात करते हैं। मॉर्गन प्रपोज्ड दैट सम स्पेसिफिक फैक्टर्स, मतलब कुछ निश्चित फैक्टर इन मॉर्गन ने खोज किए थे जिनको जीन नाम दिया गया, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म इन हिज बुक टाइटल्ड थ्योरी ऑफ जीन्स। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थ्योरी ऑफ जीन्स, उसमें उन्होंने बताया था कि कोई कैरेक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर गुणों को लेकर जाते हैं, तो इनका नाम दिया उन्होंने जीन। ही आल्सो प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। उन्होंने इसके अलावा जो क्रोमोसोमल लिंकेज थ्योरी है ये भी इन्होंने प्रपोज की थी, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं इनका क्या लिंक होता है ना, गुणसूत्रों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना और फिर एक का दूसरे से जुड़ना, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये सब उन्होंने बताया था। तो इसके बारे में मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो टोटम ईएल टोटम और बेडले है, उन्होंने क्या बताया था, वन जीन वन एंजाइम, मतलब एक कोशिका एक एंजाइम अवधारणा, ठीक है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय जॉर्ज बेडले एंड ईएल टोटम, अकॉर्डिंग टू विच सिंथेसिस to any enzyme protein is based on gene expression. In other words, he said, gene controls the process of protein synthesis. इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो बताया था उसका मतलब ये है कि हर एक जीन जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब जीन के हिसाब से इनका अवशोषण होता है या संश्लेषण होता है। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है उसका संश्लेषण किसके आधार पर होता है, जीन के आधार पर होता है, जीन इनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स वाज स्टडीड बाय विलियम एस्टबरी हु आल्सो कॉइन्ड द टर्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स पर इन्होंने स्टडी की थी, ठीक है, और इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम का नया सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। इसका मतलब है कि एक कोशिका या फिर कोशिका के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी की थी और उन सारी केमिकल्स को नाम दिया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। एक सब्जेक्ट बनाया था अलग से जिसके अंदर इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है, एम फिशर डिस्कवर एंड आइसोलेटेड न्यूक्लियन फ्रॉम पस सेल न्यूक्लियस। तो जो एम फिशर एक नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया था, जो पस न्यूक्लियस है, पस कोशिकाएं हैं, उसमें से न्यूक्लियस इन्होंने अलग सेपरेट कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन दिस एरा ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कंसिडर्ड टू बी डीएनए न्यूक्लियोटाइड। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड एंड इट वाज प्रपोज्ड दैट genes were small segment of DNA that were chemically a small group or sequence of nucleotides. Discovery of the structure of DNA was also contributed in this era. ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इस पूरे क्षेत्र में जो मोलिकुलर जेनेटिक्स है इसके अंदर डीएनए आरएनए की खोज की गई, और डीएनए आरएनए ये किस तरह से बने होते हैं, कैसे इनके ऊपर जीन लगे होते हैं, कैसे ये जीन की सीक्वेंस तैयार करते हैं, कैसे डीएनए की सीक्वेंस तैयार करते हैं, कैसे ये गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, इन सब की स्टडी इस क्षेत्र में की जाती है। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ जीन। तो ये जीन के बारे में वाटसन और क्रिक ने बहुत अच्छी खोज की थी। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन मतलब इनके मॉलिक्यूल से रिलेटेड इन्होंने स्टडी की थी जीन की, कि जीन किस चीज़ के बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है।
एंड प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो इन्होंने जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल होता है वो भी इन्होंने बताया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। द जीन्स दैट इज स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर नाउ बिलीव्ड टू बी ट्रांसमिटर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स and metabolic activities in the cell are controlled by genes. In other words, it can be said that the genetic information is coded in the genes in the form of DNA experiments performed by Avery, McCoy and McCarthy on Streptococcus pneumoniae gave a significant discovery that genes are composed of a specific nucleic acid called deoxyribonucleic acid DNA। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट बताए, इनका नाम था, एक का नाम था अवेरी मैकॉइल और दूसरा था मैककर्थी। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के एक वायरस की खोज की जो एक तरह से न्यूमोनिया फैलाने का काम करता है, और उसकी स्टडी की। तो स्टडी करने पर पता लगता है कि यहाँ पर जो वायरस है वो दो तरह के होते हैं, कुछ डीएनए से रिलेटेड होते हैं, कुछ आरएनए के होते हैं, ठीक है। और ये कैसे अफेक्ट डालते हैं ह्यूमन बींग्स को, कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्टेड करते हैं, तो इनकी स्टडी इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, इन दिस सीरीज ऑफ डिस्कवरीज सीमोर बेंजर with his experiment on T4 bacteriophage of E. coli proposed that genes are capable to act as functional recombination and mutation unit, that is cistron, recon and muton। तो यहाँ पर इनके बाद में जो साइंटिस्ट हैं सीमोर बेंजर, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और बैक्टीरियोफेज है उसमें इन्होंने कई बैक्टीरिया की खोज की, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, ये एक तरह से जब जीन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो वहां पर कुछ फेज होते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, दिस जेनेटिक कोड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन्ड बाय नीरेनबर्ग, मिथई एंड लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए कोड है, डीएनए के अंदर जो कोड है उसको एक्सप्लेन किया था नीरेनबर्ग, मिथई एंड लेटर ने। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हमको सिद्ध करना है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले पढ़ चुके हैं और अभी भी हम आगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो वहां से हमको ये पता लगता है कि जो भी एक पीढ़ी से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए जो भी कारक, जो फैक्टर, जो भी पॉसिबल फैक्टर हैं, उनका हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको पता लगता है कि वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, सारे के सारे वो डीएनए के बने होते हैं, मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, उससे ये मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। किसी किसी में आरएनए के बने होते हैं, जैसे पेड़ पौधे में आरएनए के बने होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पेड़ पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन पार्ट है। मेन पार्ट क्या हमारा दो तरह के होते हैं, एक तरह से दो तरह के, अभी हमने 6 किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो उनमें जो जीव जंतु होते हैं उनमें ज्यादातर में डीएनए पाया जाता है, आरएनए कुछ पेड़ पौधों में या फिर वैसे जीवों में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है आरएनए, और डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स है उनको शिफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स, TRANSFORMETION एक्सपेरिमेंट्स। देखो यहां पर क्या होता है, कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में यहां पर क्या क्या ट्रांसफर जो चूहे हैं या जो भी एनिमल जिसके ऊपर ये किए जा रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन आए क्या नहीं आए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने जो एक न्यूमोनिया का एक वायरस था जिसका नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी,
डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उसको लेकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक माइक्रोस्कोप यूज किया। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने जो वायरस है न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी वायरस है, उसको सेपरेट किया। तो पहली बात तो इस वायरस को सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है, और उसको सेपरेट करने के बाद में उसको इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया चूहों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का जो वायरस था, इसके दो वेरिएंट थे। दो वेरिएंट, फर्स्ट था जो एक हाई टेम्परेचर पर वर्क करता था, दूसरा था एक लो टेम्परेचर पर वर्क करता था। मतलब ये था, नहीं वर्क नहीं करते थे, एक तो हाई टेम्परेचर पर भी जीवित रहता था, दूसरा हाई टेम्परेचर पर जीवित नहीं रहता था। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टाइप के दो यहाँ पर इन्होंने डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी नाम का जो वायरस था उसके दो वेरिएंट देखे। इसके लिए उन्होंने कुछ चूहे चूज किए। चूहे ऐसे थे जो पूरी तरह से हेल्दी थे, यंग थे, मतलब जो जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ मात्रा में चूहे लिए, ऐसा नहीं कि एक ही चूहा लिया, कुछ चूहे लिए। उन चूहों को इन्होंने इंजेक्ट किया, जैसे एक ग्रुप रखा, उनको सेपरेट पिंजरे में रखा, एक दूसरा ग्रुप रखा, इनको सेपरेट रखा, और दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखा कि इनकी हवा इनको न छू पाए, इनकी हवा इनको न छू पाए। तो इनको इन्होंने इंजेक्ट किया, इंजेक्शन दिया, इनको भी इन्होंने इंजेक्शन दिया। सबसे पहले इंजेक्शन दिया इन दोनों को, इसको एक तरह का, इसको दूसरे स्ट्रेन का। तो यहां से इनको कुछ रिजल्ट मिले। तो सिंपल रिजल्ट मैं बता देता हूं यहाँ पर क्या थे। जब यहाँ पर तो फर्स्ट स्ट्रेन का इंजेक्शन दिए, तो यहाँ पर क्या थे, चूहे सारे सारे मर गए, यहाँ पर सारे चूहे मर गए। यहाँ पर देखो, ये हम बात कर रहे हैं एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मल, एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मल, ठीक है यहाँ पर। और दूसरे थे यहाँ पर सारे सारे मरे नहीं, बिल्कुल हेल्दी थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको दो रिजल्ट मिल गए, पहले स्ट्रेन की वजह से मर गए नॉर्मल टेम्परेचर पर, और दूसरे पे नहीं मरे, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि दूसरा जो वेरिएंट था वो नॉर्मल टेम्परेचर पर खतरनाक नहीं था, पहला ही वेरिएंट नॉर्मल टेम्परेचर पर खतरनाक था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस वेरिएंट को तो छोड़ा क्योंकि खतरनाक नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया, इस दूसरे वेरिएंट को लिया। अब इस दूसरे वेरिएंट के जो लिया था इनको, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए अब क्या किया था, ये जो फर्स्ट वाला जो वेरिएंट था, फर्स्ट वेरिएंट, इसमें दो ग्रुप लिए, फिर से दो ग्रुप लिए चूहों के। उन ग्रुप में क्या किया, यहां पर ये जो फर्स्ट स्ट्रेन है इसके इंजेक्शन इन दोनों चूहों को दिए गए, है ना। इसमें और इसमें जो अलग अलग चूहे रखे थे, सेम चूहे थे होने को, तो दोनों हेल्दी थे। अब इनको इंजेक्शन दिए गए। इंजेक्शन देने के बाद में क्या हुआ कि इनको रखा हाई टेम्परेचर पर और इनको रखा नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। या फिर मान लो कि इसको रखा लो टेम्परेचर पर। तो इससे एक रिजल्ट निकला कि यहां पर ये जो हाई टेम्परेचर पर रखने वाले जो चूहे थे, इनमें ये जो निमोनिया के जो लक्षण थे वो थोड़े कम दिखे, ठीक है, और इसमें हाई दिखे। इससे उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर है वो क्या करता है, ये जो वायरस है न्यूमोनिया का जो वायरस है उसको बढ़ने से रोकता है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर पर ये तेजी से बढ़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर का रोल सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो वायरस है उसकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर देता है, बस। बाकी जो इसके म्यूटेशन में कोई अंतर नहीं आता कि ये कितनी तेजी से फैलता है कितनी नहीं फैलता, बस इसकी जो एक तरह से जो फैलने की होती है, ग्रो करने की जो स्पीड होती है वो लो टेम्परेचर में कम होती है, हाई टेम्परेचर में अधिक होती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट इनको चूहों में मिले। आपको मैं ये दो फोटोज दिखा देता हूँ किस तरह से इनके रिजल्ट थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे का जो अगला जो एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट अगला, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।